माँ जी, कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें यहाँ पर ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रोज रोज उठकर इन लोगों के लिए बनाऊं, खिलाऊं, घर का काम करूं। नौकर नहीं हूं मैं इस घर की, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इन लोगों की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कहते हुए आकांक्षा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुन संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में एक उम्मीद लिए वो अपने बेटे रोहित की ओर देखती हैं कि शायद उनका बेटा कुछ कहेगा, लेकिन रोहित की बात सुनकर वो और भी हैरान हो जाती हैं। मुझे क्या देख रही हो माँ? सही तो कह रही है आकांक्षा। पहले से घर का सारा काम वो अकेले ही करती थी, ऊपर से ये 3-3 लोगों का बोझ, उनके खर्चे, इनका काम, सब कुछ तो उसे ही करना पड़ेगा ना। मेरी मानो कुछ दिन के बाद उसके ससुराल में बातें करो या फिर इसकी कहीं और व्यवस्था कर दो। अब संगीता जी बेटे की बात सुनकर लाचार हो गई। बेटा भी बहू की जबान बोल रहा है, एक बार भी उसे अपनी बहन का दुख समझ में नहीं आ रहा। बहू बेटे तो अपनी अपनी सुनाकर चले गए, लेकिन संगीता जी वहीं पर सर पकड़ के बैठ जाती हैं। तभी उनके पति नरेश जी वहां पर आते हैं। संगीता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ संगीता? क्या कहा बेटे बहू ने? क्या कहा जी? वही जिसका हमें डर था। बहू ने साफ साफ मना कर दिया कि बेटी को इस घर में नहीं रहने देगी, और बेटा भी उसी की जबान बोल रहा है। ये सुनकर नरेश जी भी चिंतित होकर संगीता जी के बगल में बैठ जाते हैं। उनकी आंखों के आगे बेटी का भविष्य नाच रहा था। पूरी जिंदगी उनकी बेटी के आगे पड़ी थी और भगवान ने उसके सर पर ऐसी आफत गिरा दी, ऐसी आफत कि भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। रोते हुए कहा संगीता जी ने, अब क्या होगा हमारी बेटी का? कहाँ जाएगी वो मासूम? कुछ नहीं होगा संगीता, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना कुछ जुगाड़ करूंगा। तुम टेंशन ना लो। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के बारे में सोचते सोचते तुम बीमार पड़ जाओ। अगर हम ही कमजोर हो जाएंगे तो बेटी को कौन संभालेगा? असल में संगीता जी और नरेश जी की बेटी अर्चना की शादी के अभी 8 साल ही हुए थे। 8 साल के अंदर में 2 बच्चे भी हो गए, और अचानक ही एक दिन अर्चना के पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अर्चना की सास उसे पनौती कहते हुए घर से निकाल देती है। नरेश जी ने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाया, बेटी की पूरी जिंदगी की दुहाई भी दी, लेकिन फिर भी ससुराल वाले तो ऐसे राक्षस निकले कि वो किसी भी कीमत पर अर्चना को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनका साफ साफ कहना था कि जो भी लेना देना है ले लो, लेकिन मैं इस पनौती को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। एक तो बेटी के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ गिरने से नरेश जी और संगीता जी पहले से ही टूट गए थे। उसमें उनकी इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इसलिए वो दोनों ही चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। उन्हें लगा एक ही बेटा है, इतना बड़ा घर है, बेटी भी रह लेगी आराम से, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आने के बाद बहू ने अपना रंग दिखा दिया। साथ साथ बेटे को भी बहन बोझ लगने लगी थी। वो बहन जो सालों से उसके हाथों पर राखी बांधकर अपनी रक्षा की कसम लेती आई है, आज जब उस कसम को निभाने का टाइम आया तो रोहित ने मना कर दिया, उसे बोझ कहते हुए। संगीता जी के साथ साथ रमेश जी के भी आंखों में आंसू थे। बेटी अर्चना की भविष्य की चिंता थी। धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा था। अर्चना एक कमरे में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसे खुद की सुध नहीं थी तो बच्चों की क्या रहेगी। संगीता जी सुबह उठकर दोनों बच्चों को संभालने में लग जाती। पूरा दिन उन्हें नहलाने में, खिलाने का, देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी संगीता जी ने अपने ऊपर ले ली थी, ताकि आकांक्षा को बच्चों की वजह से कुछ कहने का मौका न मिले। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आकांक्षा के साथ किचन में भी करती, ताकि बहू ये ना कह सके कि उनकी बेटी और बच्चों की वजह से उनका काम बढ़ गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आकांक्षा का मुंह हमेशा बना ही रहता था। हमेशा छोटी छोटी बात लेकर संगीता जी से लड़ने लगती थी। धीरे धीरे 1 महीना निकल गया। एक दिन आकांक्षा ने कहा, माँ जी अब कब तक बैठ के ऐसे खिलाएंगी? उन्हें भी तो कुछ काम करने को बोलिए। बैठने से दुख कम हो जाता है क्या? घर के कामों में हाथ बटाएंगी तो मन भी बहल जाएगा, मेरे भी काम में मदद मिलेगी। ऐसे ही तो दुख ससुराल में भी मना रही होंगी, तभी तो ससुराल वालों ने भगा दिया। आप माँ हो, आप बर्दाश्त करो, मुझसे नहीं हो सकता।
बेटी के लिए इतनी तीखी बातें सुन संगीता जी ने कहा, बहू कुछ तो शर्म किया कर, इतनी बड़ी आफत आई है उसके ऊपर और तुम्हें काम की पड़ी है। काम तो करती हूं ना मैं, कौन से काम में हाथ नहीं बटाती तेरा। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ दो, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी, लेकिन खबरदार से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो। अरे वाह माँ जी, आप में तो बड़ी ताकत आ गई है बेटी के आने से। उससे पहले तो एक गिलास पानी भी लेकर पीने में बड़ी मेहनत लगती थी। अब क्या ही बोले संगीता जी, जब बहू इतना नीचे गिर जाए तो उसके साथ जबान लड़ाने से तो अच्छा है कि चुप हो जाओ। और संगीता जी के इसी छूट का फायदा लगातार आकांक्षा उठाई जा रही थी। अब तो आकांक्षा दिन पर दिन घर में और भी कलेश करती गई। उसके मन में बस एक ही डर रह गया था कि पूरी जिंदगी अब अर्चना और उसके बच्चे यहीं रहेंगे। इतने लोगों का बंधन, इतने लोगों की जिम्मेदारी अब उसे ही उठानी पड़ेगी। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अर्चना को यहाँ से हटाना चाहती थी। इसलिए जानबूझकर किसी न किसी छोटी छोटी बातों पर कलेश करती। सब कुछ जानने के बाद अर्चना चली भी जाती, पर संगीता जी ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। ऐसा नहीं था कि अर्चना आकांक्षा की बातें नहीं सुनती थी, सुनती भी थी और समझती भी थी, लेकिन सच में बेचारी इतनी मजबूर थी, आखिर जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से अर्चना के बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उनके भी खर्च बढ़ गए थे। नरेश जी जो पेंशन पाते थे वो घर खर्च, उनकी दवाई, संगीता जी की दवाई में ही चले जाते। इसलिए नरेश जी ने रोहित से कहा, रोहित, जहाँ पर तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं वहीं अर्चना के बच्चों को भी डाल दो। सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें ले जाने में आसानी रहेगी। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है मेरे बेटे की फीस कितनी लगती है? पूरे 8,000 लगती है उसके महीने की, और आप चाहते हैं कि मैं अर्चना के दोनों बच्चों को भी उसमें डाल दूं ताकि मेरी सारी सैलरी इसी में खत्म हो जाए। मुझे इतना शौक नहीं चढ़ा है अपने पैसे बर्बाद करने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम रोहित? बहन वो तुम्हारी, बेटी है इस घर की। बेटी घर की नहीं, बेटी आपकी है, बीच में बोल पड़ी आकांक्षा। इसलिए आप पढ़ाओ उनके बच्चों को, पेंशन तो पाते हो ना, उसी से पढ़ाइए। जितना बजट बनता है वैसे ही स्कूल में आप दाखिला दिला दो। मैं अपने बच्चों के स्कूल में सबको डालकर उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं करवाना चाहती। जाओ रोहित, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम ऑफिस जाओ। इनका तो रोज का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। उसने रोहित को जैसे ही ऑर्डर दिया, रोहित भी जोरू का गुलाम तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। एक बार भी नरेश जी के चेहरे पर आए हुए दर्द को भी नहीं देखा। रोहित के जाने के बाद आकांक्षा भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़ी संगीता जी सब कुछ देख रही थी। पति की इतनी बेइज्जती देख रो पड़ी। नरेश जी ने संगीता जी को चुप कराते हुए कहा, मत रो संगीता, तुम क्यों रोती हो? देखो, तुम अगर ऐसे ही बार बार रोगी तो मैं टूट जाऊंगा। सही तो कहा बहू ने, पेंशन तो पाता हूं ना मैं, अपनी बेटी के खर्चे आराम से कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। और नहीं भी होगा तो अभी भी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं कोई भी छोटा मोटा काम करके और भी पैसे ले लूंगा। माँ बाप की बातें अर्चना ने भी सुन ली थी, साथ साथ भाई भाभी का व्यवहार भी उसने अपनी आंखों से देख लिया था। वो समझ गई थी कि शादी के बाद लड़कियों का ना मायका होता है ना ही ससुराल होता है। वो सबकी होते हुए भी किसी की नहीं होती है। उसने एक बार अपने बच्चे को देखा, माँ का दिल था। अपने दुख दर्द को भूल बच्चों का भविष्य उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। इसलिए उसने अपने आप को समझाकर बच्चों की खातिर घर से बाहर कदम रखना चाहा। कुछ भी करती, ट्यूशन पढ़ाती, छोटी मोटी नौकरी करती, स्कूल में पढ़ाती, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए उसे अपने आप को संभालना ही होगा। मन ही मन सोचते हुए अर्चना ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आप परेशान मत हो। मेरे पति मरे हैं लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं मेरे बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं कुछ करती हूँ, मैं आज ही देखती हूँ। किसी स्कूल में अगर मुझे टीचर की नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे अनाथ वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अर्चना। बेटी की बातें सुन नरेश जी तड़प उठे और बोले, नहीं बेटा, मेरे रहते हुए तुम नौकरी क्यों करेगी? तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ?
तेरा बाप तो है ना, कहते हुए अर्चना को गले लगा लिया। आज पहली बार बाप बेटी गले लगकर खूब जी भर के रोए। कुछ दिनों बाद अर्चना ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल भी गई। अब वो स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन एक दिन फिर आकांक्षा जाने कौन सी बात लेकर उठ गई। चिल्लाते हुए सबको सुनाते हुए कहने लगी, मैं इस घर की नौकर हूं जो सब लोग लाट साहब बनकर कमाने चले जाते हैं और मैं सबके बच्चों को पालूं, तनख्वाह मिलती है मुझे। आज के बाद ना मैं किसी के बच्चे के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही टिफिन दूंगी। इतनी ताकत नहीं रह गई मेरे अंदर। जिसको करना है अपना काम खुद कर ले। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो लगातार अर्चना को सुनाया जा रही थी। भाभी की इतनी तीखी जली कटी बातें सुन अर्चना रोने लगती है और कहती है, पापा माँ सच्ची तो कह रही भाभी, आखिर कब तक हम सबका भार उठाएंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने लिए एक छोटा सा किराए का घर ले लेती हूँ। मेरी वजह से कब तक आप लोग भाभी की ऐसी जली कटी सुनते रहोगे। इस बुढ़ापे में भी माँ को मेरी वजह से कितना काम करना पड़ता है। मैं अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही, ऊपर से रोज रोज के कलेश। मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है माँ। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना बड़ा ठोकर लगा है, थोड़ा सा और सही। अब मैं पत्थर की हो चुकी हूँ, खुद को संभाल लूंगी, कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी अर्चना। उसकी बातें सुन आज नरेश जी का कलेजा फट गया था और उन्हें अपनी बहू पर इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में उठकर सीधे बहू के पास गए और चीखते हुए बोले, बहू खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी को एक भी शब्द कहा, तुम होती कौन हो उसे कुछ कहने वाली। जब तक रोहित बीच में आ गया और बोला, पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप, आपकी बहू है, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। बहू है तो अपने हद में रहे। अर्चना इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। इसे किसने अधिकार दिया उसके लिए इतनी बदतमीजी से बोलने की। और कौन से घर की बातें कर रहे हो, कौन से खर्चे की बातें कर रहे हो। किसका खर्च उठाया तुमने आज तक। आज तक तो तुम लोग अपने खर्चे उठा नहीं पाए, मेरी बेटी के खर्चे कहां तक उठाओगे। एक काम करो, तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है ना, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है ना, तो जाओ, निकलो, अभी के अभी मेरे घर से निकलो। पापा कैसी बातें कर रहे हो आप, वो आपकी बहू है, इस घर से क्यों जाएगी। उसके पति का घर है, मेरा घर है। बेटा जैसे ये तुम्हारा घर है वैसे ही अर्चना का भी घर है। जो दुख तकलीफ सहकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है, उतनी ही तकलीफ से उसने अर्चना को भी पैदा किया है। अगर तुम हमारे बेटे हो तो वो हमारी बेटी है, उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। और रही सबसे बड़ी बात, ये घर तुम्हारे नाम तो है नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ना ये घर तुम्हारा है ना मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। इसलिए जिसको भी तकलीफ है, जिसको भी यहाँ के लोग पसंद नहीं, वो अभी के अभी ये घर छोड़कर जा सकता है। मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं इसे किसे दूंगा किसे नहीं दूंगा। आज अपने पापा का ऐसा रौद्र रूप देख पहली बार रोहित चुप हो गया था। डर तो आकांक्षा भी गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, पापा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। घर पर बेटे का हक नहीं होगा तो और किसका हक होगा। सही कहा बहू तुमने, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, खास करके हक के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो। तो ये तो जानती ही होगी ना कि आजकल लड़कियों का भी हक बराबर का होता है, वो भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। जितना घर रोहित का है उतना ही घर अर्चना का भी है। इसलिए खबरदार से, अगर मेरी बेटी के लिए आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी गंदी बातें निकली तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना है। तुम बेशक जा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, लेकिन अर्चना यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी और पूरे हक के साथ रहेगी। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा या फिर आधा आधा बंटवारा कर दूंगा। नरेश जी का गुस्से से लाल लाल चेहरा देख डर गई आकांक्षा और धीरे से बोली, पापा जी इसमें बंटवारे वाली बात कहाँ से आ गई। उसे लगा कि अगर सच में नरेश जी का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया तो कहीं सब कुछ अर्चना के नाम ना कर दें, फिर तो उसे सब कुछ से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए चतुर चालाक लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और मीठी जबान निकालते हुए कहने लगी, पापा जी अगर आप दीदी को इस घर में रखना चाहते हैं तो रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है,
सही कहा आपने, जितना हक लड़के का होता है उतना ही हक लड़कियों का भी होता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दीदी कभी भी यहाँ पर अपना हक लेंगी। बाकी जब तक रहना चाहें, या जब तक क्या, पूरी जिंदगी रहें। दोनों बेटियां हैं, उनकी शादी हो ही जाएगी, दोनों बच्चे अपने अपने घर चली जाएंगी। फिर दीदी ये घर लेकर करेंगी भी क्या? इससे अच्छा है आप बंटवारा के बारे में ना सोचें। दीदी जब तक रहना चाहती हैं वो आराम से रह सकती हैं। आकांक्षा का लोमड़ी जैसा सातिर दिमाग चला। आकांक्षा के मुंह से इतना सुनते ही नरेश जी ने राहत की सांस ली। वो कौन सा बहू बेटे को घर से बाहर निकालने वाले थे? उन्हें तो बस आकांक्षा को डराना था, इसलिए उनका तीर भी निशाने पर लगा। नरेश जी तो चाहते ही थे कि पूरा परिवार मिलकर एक साथ खुशी से रहे। फिलहाल नरेश जी को खुशी इस बात की थी, बहू को कुछ तो ऐसा डर है जिससे कि बाकी की जिंदगी चैन से गुजर सकती है। ये तो वही कहावत हो गई ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। यही हाल आकांक्षा का था। जब तक सब प्यार से बातें कर रहे थे तब तो वो कुछ भी नहीं सुन रही थी, तांडव कर रही थी। और जैसे ही नरेश जी ने अपना असली रूप दिखाया, अपना फैसला सुनाया, वैसे ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जिस अर्चना को फूटी आंख से नहीं देखना चाहती थी, उसी अर्चना को पूरी जिंदगी अपने साथ रखने के लिए राजी खुशी तैयार भी हो गई। खैर, आकांक्षा जिस भी लालच में मानी हो, कम से कम राहत वाली बात यह थी कि अर्चना को अब कहीं भी अलग घर लेकर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपने माँ बाप के साथ ही रहेगी। दोस्तों, अकेली औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, खास करके दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये बात ना मैं बता सकती हूँ ना आप समझ सकते हैं। ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। दोस्तों, कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन बटन ओपन हो गया है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया।